हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, असम्पशंस, प्रॉपर्टीज हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। इंडिफरेंस कर्व इज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज, ठीक है, जो हमको सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। इसके हम लोग ने कुछ फीचर्स पढ़े, दैट इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व। देखो, नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व क्या थे हमारे? कॉन्वेक्स थे, डाउनवर्ड स्लोपिंग थे ओरिजिन को। द इंडिफरेंस कर्व दैट वी हैव एनालाइज्ड आर द वंस विच स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दे हैव अ नेगेटिव स्लोप, आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. The commodities taken up as an example may or may not be the substitute. जरूरी नहीं है कि वो substitute हो एक दूसरे के. In case of perfect substitute, the indifference curve are straight line. ठीक है, यहाँ पे जो perfect substitute है ना, वो goods, ये commodity और ये commodity, मतलब जितना ये अगर हम लोग कंजम्पशन कम करेंगे तो उतना ही इसका कंजम्पशन बढ़ेगा. This can happen only in case of perfect substitute for each other. अगर दो कमोडिटीज हमको सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रही है, तो अगर एक का कंजम्पशन बढ़ाना है तो जितना बढ़ाना है उतना ही इसका कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ठीक है. नॉर्मली जो हमारी गुड्स, हमारा कॉन्वेक्स जा रहा था ना, एक बढ़ाना है तो ये पहले हम कम कर रहे हैं, और बढ़ाने के लिए ये अभी थोड़ा ही कम कर रहे हैं, और बढ़ाने के लिए ये और थोड़ा कम कर रहे हैं, जो हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है. हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश हो रहा था, लेकिन इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश नहीं होगा, क्योंकि एक का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जितना हमको इसका कंजम्पशन बढ़ाना है उतना ही इसका कंजम्पशन भी हमको कम करना पड़ेगा. सो दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. क्या है वो? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है. सो दे हैव अ नेगेटिव स्लोप एंड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. द कमोडिटीज टेकन अप एज एग्जाम्पल्स मे और मे नॉट बी सब्स्टिट्यूट्स. यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं वो एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट हो भी सकते हैं. सो इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द इंडिफरेंस कर्व आर अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे जो है एज शोन इन फिगर 7.10 ए, ये वाला, ठीक है. इफ कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्स, एक दूसरे के साथ में कंजम्पशन हो रहा है, ऐसा नहीं है एक का कंजम्पशन बढ़ा, नहीं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को. तो ऐसे ये जो इंडिफरेंस कर्व है ना, राइट एंगल वाला, ठीक है, ऐसा इंडिफरेंस कर्व मिलता है, ठीक है, 7.10 बी में. The straight line indifference curve has a constant slope throughout the line. Therefore, the marginal rate of substitution also remains constant. मैंने बोला ना इधर, जितना अगर इसका कंजम्पशन बढ़ाना है उतना ही इसका कंजम्पशन कम करना पड़ेगा. तो जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो सेम अमाउंट रहेगा, ठीक है. The case of ball pen with different outward colors is an example of constant. अगर ब्लू का कंजम्पशन बढ़ाना है तो ब्लैक का कम हो जाएगा. The right angled indifference curve is द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ये क्यों हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दो गुड्स साथ में यूज हो रहे हैं. एज बेल एंड टोडेरो पुट इट, वन हैज टू परचेज फुटवेयर इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:1, ठीक है. एक राइट लेग का लेगा तो सामने लेफ्ट लेग का भी लेना ही है. इट इज ऑफ नो यूज टू हैव वन मोर ऑफ राइट फुट शूज और मोर ऑफ लेफ्ट फुट वंस, ठीक है. हियर द MIRX, मतलब x और y में कोई सब्स्टिट्यूशन होने वाला नहीं है, सो इट इज़ ज़ीरो. भाई याद रखना ये चीज़ एग्जांपल के लिए. अब आते हैं हम लोग हमारे नए टॉपिक के ऊपर, जो है बजट कंस्ट्रेंट. क्या है बजट कंस्ट्रेंट? देखो भाई, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते वक्त कि कंज्यूमर क्या चाहेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और वो उसके बजट के अंदर आ जाए, क्योंकि उसके पास बजट कंस्ट्रेंट है कि लिमिटेड उसकी इनकम है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज और इनकम के अंदर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल करना है. तो उसको हम कहते हैं बजट कंस्ट्रेंट. क्या कहते हैं? बजट कंस्ट्रेंट. तो वही बजट कंस्ट्रेंट से हमारा डिराइव होता है बजट लाइन. क्या डिराइव होता है? बजट लाइन. सो कंज्यूमर इन आवर एनालिसिस डिजायर्स टू हैव अ कॉम्बिनेशन कंटेनिंग द मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ बोथ द कमोडिटीज, ठीक है. वो क्या चाहता है कि भाई उसके बजट के अंदर दोनों सबसे ज़्यादा हो, दोनों की यूनिट ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव हो. However, what he could actually have depends on his ability. वो तो चाहता है कि भाई दोनों का मैक्सिमम यूनिट्स उसको मिले, लेकिन उसकी एबिलिटी भी तो होनी चाहिए पे करने की. तो उसके लिए उसका बजट कंस्ट्रेंट आता है. क्या आता है?
बजट कंस्ट्रेंट आता है। सो एबिलिटी इन टर्न डिपेंड्स ऑन हिज इनकम। एबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसकी इनकम के ऊपर, एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज जो उसको खरीदनी है। द कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड ऑन कंज्यूमर इज एक्सप्लेन थ्रू प्राइस लाइन। बजट लाइन एक दिया हुआ है कि एट अ गिवन प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दैट ही कैन परचेज फॉर अ गिवन इनकम। एक दी हुई इनकम में दो गुड्स के अगर प्राइस दिए हुए तो वो दोनों गुड्स के कौन से कॉम्बिनेशंस वो इंसान खरीद सकता है। सो उसका एक जो लाइन बनता है जिसको हम कहते हैं बजट लाइन। क्या कहते हैं? बजट लाइन। इनकम कंस्ट्रेंट लाइन भी उसको कहा जाता है। द प्राइस लाइन शोज द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर कैन अफोर्ड, जो अफोर्ड कर सकता है। उसकी इनकम दी हुई है और जो मार्केट में प्राइस है उसके हिसाब से, ठीक है। सो इन द बिलो डायग्राम आर कंज्यूमर हैज इनकम 300 रुपीज, ठीक है। कितनी है उसकी इनकम? 300। ही स्पेंड्स द एंटायर इनकम इन राइस। द प्राइस ऑफ द राइस इज 300 डिवाइड बाय 5 kg अगर ले रहा है तो 60, कितना? 60 kg वो ले पा रहा है, ठीक है। एंड इफ 5 kg अगर ले पा रहा है तो उसका प्राइस 60 रुपीज़ है। एंड इफ ही स्पेंड्स एंटायरली ऑन व्हीट लेने पे तो 10 kg ले पा रहा है तो उसका प्राइस है 30 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या है? या तो वो सारे पैसे राइस पे 5 किलो राइस लेने पे ले डाल दे, या तो वो अपने सारे पैसे 10 किलो व्हीट लेने पर डाल दे, ठीक है। तो ये दोनों उसके बजट में आ रहा है। लेकिन उसके बीच में भी ये एक्स वाई एक्स ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो उसको बता रहे कि इतना इतना अगर वो लेगा तो वो कॉम्बिनेशंस भी उसके गिवन बजट के अंदर आते हैं, जहाँ पे अगर एक का कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरे का कम कर रहा है वो। लेकिन ये पॉइंट एच जो दिया है तो वो अपनी गिवन इनकम को फुल्ली यूटिलाइज कर रहा नहीं है, मतलब उसके पास और कैपेसिटी है लेकिन वो यहाँ पे पूरी इनकम यूज़ कर रहा नहीं है, तो ये तो बजट कंस्ट्रेंट से कम यूज़ कर रहा है। और अगर ये पॉइंट जी पे जा रहा है तो भाई समझ लो वो तो उसके औकात के ही बाहर है, वो इतना तो कंज्यूम कर ही सकता नहीं है, ठीक है। वो इतना तो कंज्यूम कर ही नहीं सकता है, तो ये उसके औकात के एकदम बाहर चला गया, ठीक है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे? एच और जी दोनों अगर उसका अलग अलग कॉम्बिनेशंस है जो वो कंज्यूम कर सकता नहीं है। एच से उसका अंडर यूटिलाइज हो रहा है, जी उसके बजट के बाहर चला जाता है। द स्ट्रेट लाइन पी एल इज ऑब्टेन्ड बाई ज्वाइनिंग पी और एल दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके, तो उसको हम लोग बजट लाइन बोल रहे हैं या प्राइस लाइन बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? द पोजिशन and shape of the price line are determined by its end points P and L. Point P shows the maximum units of Y the consumer can purchase, and similarly point L shows the maximum units of X that can be purchased. वो X maximum कितना ले सकता है और Y maximum कितना ले सकता है, वो दोनों पॉइंट्स पे दिया हुआ है जो एक्सिस पे है, ठीक है। इन द फिगर 7.11 इट इज़ द 5 यूनिट्स ऑफ Y ले सकता है वो, एंड 10 यूनिट्स ऑफ X वो ले सकता है। द अदर पॉइंट्स ऑन द प्राइस लाइन शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रहा है X एंड Y के, जो वो खरीद सकता है विथ हिज लिमिटेड इनकम। पॉइंट G तो गिव्स अ लार्जर कॉम्बिनेशन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन दे रहा है X और Y का जिसमें दोनों ज़्यादा है, इज आउटसाइड द प्राइस और बजट लाइन, दैट इज द कंज्यूमर्स इनकम डज नॉट परमिट हिम बाई, वो उसके बजट में बैठ रहा नहीं है। In other words, the consumer's limited income indicated by the budget line P1, PL is not enough to purchase the combination G, ठीक है। Point H is within the price line and the consumer need not spend all his income. वो उसके बजट में है लेकिन वो लेने के लिए उसको अपनी पूरी इनकम स्पेंड करनी पड़ रही नहीं है, ठीक है। पूरी इनकम यहाँ पे वो स्पेंड कर रहा नहीं है। टू हैव द कॉम्बिनेशन एज द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड ऑल हिज इनकम, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए तो उसका बजट पूरा यूज़ करना है। यू शुड नॉट सिलेक्ट, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए जो उसके बजट लाइन से कम जा रहा है। द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज टोटल इनकम ओनली व्हेन ही सिलेक्ट्स एनी कॉम्बिनेशन ऑन द प्राइस लाइन पे, कोई भी कॉम्बिनेशन लिया तभी वो अपना पूरा बेस्ट सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, पूरी इनकम यूज़ कर रहा है। द बजट लाइन इज़ अ कन्वीनियंट डिवाइस है सो दैट वो ढूंढ सके कि भाई कितना उसके औकात में वो कौन से कॉम्बिनेशन ले सकता है। द स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन इंडिकेट्स हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ वाई मस्ट बी गिवन अप टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ एक्स। हर बार एक ये एक्स्ट्रा लेना है तो हर बार कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो उसके स्लोप से पता चलेगा। चलो इसके बाद पढ़ते हैं स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन इज द चेंज इन द वर्टिकल डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय द करस्पॉन्डिंग चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। x का अगर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से y कितना कम हो रहा है, ठीक है, या तो x कम हो रहा है तो y कितना बढ़ रहा है। द स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन इज हाफ, यहाँ पे क्या है, हाफ है, क्योंकि प्राइस देखो 5 और 10 है ना, तो हाफ है। अगर ये 1 kg बढ़ाना है तो वो 2 kg कम करना पड़ेगा, या ये 2 kg बढ़ाना है तो ये 1 kg कम करना पड़ेगा, तो वो हाफ है। स्लोप क्या है, हाफ है। डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द टू गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है चेंजेस इन द पोजीशन एंड स्लोप ऑफ द बजट प्राइस लाइन, ठीक है। सो द पोजीशन ऑफ द प्राइस लाइन गिव्स अस द बजट कंस्टेंट, इनकम बता देता है। व्हेन द कंज्यूमर रिसीव्स मोर इनकम और हिज परचेसिंग पावर इंक्रीजेस फॉर एनी रीजन, मतलब अगर प्राइस शिफ्ट हो गया या कुछ भी, तो अपना प्राइस लाइन बढ़ जाएगा, उसका इनकम बढ़ गया तो ये PL से P1 L1 पे चला जाएगा, ठीक है। और अगर कम हो गया इनकम तो AB से A1 B1 पे आ जाएगा, कम आ गया नीचे आ जाएगा, ठीक है। द कंज्यूमर इनिशियली विथ PL प्राइस, ठीक है, कुड परचेज OL ऑफ X और OP ऑफ Y, क्या है, ठीक है, OL इतना खरीद सकता था या OP खरीद सकता था। अभी वो इनकम बढ़ने की वजह से OL1 या OP1 ज़्यादा खरीद सकता है, ठीक है। द न्यू प्राइस लाइन P1 L1 शोज द चेंज्ड एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, वो ज़्यादा खरीद सकता है, ठीक है। इन फिगर 7.12b में क्या हो रहा है, उसकी इनकम लाइन शिफ्ट टू द लेफ्ट और इनवर्ड, मतलब कम हो रही है। हियर द कंज्यूमर परचेसिंग पावर डिक्लाइंस। द डॉटेड लाइंस A1 लाइन शोज that the consumer has less purchasing power and B1 in terms of X alone और A1 in terms of Y alone, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये OB पहले इतना ले सकता था, अभी इतना कम हो गया, B1 तक ले पाएगा। OA पहले इतना ले सकता था, OA1 इतना ले पाएगा, मतलब कम हो रहा है उसका कैपेसिटी। Thus an outward shift of PL on both the ends increase the real income and of the income consumer, whereas द इनवर्ड शिफ्टिंग से उसका रिड्यूस हो रहा है। फिर आता है स्लोप। द स्लोप में क्या हो रहा है, परचेसिंग पावर एक कॉमोडिटी का सेम है लेकिन दूसरे कॉमोडिटी का बढ़ गया उसका। एक कॉमोडिटी का परचेसिंग पावर सेम है, दूसरे कॉमोडिटी का परचेसिंग पावर बढ़ जाता है तो L2 पे शिफ्ट होता है, और दूसरे कॉमोडिटी का परचेसिंग पावर कम होता है तो L पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। द स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन गिव्स अस द प्राइस रेशियो, क्या देता है हमको, प्राइस रेशियो बता रहा है कि अगर प्राइस में कुछ चेंज आ रहा है तो उसके वजह से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, X का प्राइस सेम है तो वो उसकी परचेसिंग पावर तो उतनी है, लेकिन पहले अगर मैं OP1 ले पाता था तो ये OP2 ले पाया, मतलब अब मैं ज़्यादा परचेस कर सकता हूँ। अगर OP ले पा रहा हूँ तो अब मैं उसका कम परचेस कर पा रहा हूँ। तो ये हमको कॉम्बिनेशंस दे रहा है, क्या दे रहा है, कॉम्बिनेशंस दे रहा है। तो ये स्लोप चेंज हो रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे तो पहले ये ओरिजिनल स्लोप था, अब क्या हो गया, L2 परचेस करने की अगर मेरी कैपेसिटी बढ़ गई, L2, ठीक है, ज़्यादा अगर मैं X परचेस कर पा रहा हूँ तो मेरा स्लोप देखो कैसे हो गया। अगर मैं कम परचेस कर पा रहा हूँ तो स्लोप देखो अंदर आ गया। उसी तरह अगर कॉमोडिटी Y पहले मैं इतनी लेता था और कॉमोडिटी Y परचेस करने की कैपेसिटी बढ़ गई तो OP2 हो गया। अगर मेरी कॉमोडिटी परचेस करने की कैपेसिटी कम हो गई तो ये स्लोप ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, वेरियस स्लोप्स हमारे मिल रहे हैं हम लोग को यहाँ से, ठीक है। द प्राइस लाइन शिफ्ट टू द राइट वेयर बाय इट स्लोप चेंजेस, द कॉमोडिटी X बिकम्स चीपर। अगर राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये चीप हो गया, मतलब और ज़्यादा हम लोग खरीद सकते हैं। कंज्यूमर कैन परचेज LL1 मोर, देखो इतना ज़्यादा परचेज कर पा रहा है वो, ठीक है। व्हेन इट बिकम्स चीपर एंड फर्दर L1 L2, L से लेके L1 पहले इतना ज़्यादा खरीद पा रहा था, अभी L1 से लेके L2 इतना ज़्यादा खरीद पा रहा है, ठीक है। व्हेन ही इज़ ऑन द प्राइस लाइन PL2, ओके, प्राइस लाइन तो अपना ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कंज्यूमर कैन परचेज LL1 मोर ऑफ X व्हेन इट बिकम्स चीपर एंड फर्दर L1 L2 मोर व्हेन इट बिकम्स ओके। ऑन फिगर 7.13b कैन परचेज मोर ऑफ Y बट नॉट मोर ऑफ X। तो अगर पहले A में क्या हो रहा था, X सस्ता हो गया था, B में क्या हो रहा है, Y सस्ता हो गया, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। एन इनवर्स शिफ्ट इन द लाइन, वहाँ पे इंक्रीज दिखाया था, अगर वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, इनवर्स शिफ्ट हो रहा है,
तो उसका मतलब होता है डिक्रीज हो गया परचेजिंग कैपेसिटी, वो कमोडिटी का हमारा कम हो रहा है। तो वो परचेजिंग कैपेसिटी हमारा कम कब होगा कि जब हमारा गुड्स कॉस्टली हो गया। क्या हो गया? कॉस्टली हो गया, ठीक है। कॉस्टलियर वेयर बाय द कंज्यूमर कैन परचेज लेस ऑफ दैट कमोडिटी। यहाँ पे देखो बताया हुआ है, मैं बताता हूँ आप लोग को। सो ये PL अगर मैं इतना खरीद पा रहा था, अब वो गुड्स महंगे हो गए तो PL1 मैंने डिमांड कम हो गया, ये परचेस करने का मेरा कैपेसिटी कम हो गया। तो ये परचेस करने का कैपेसिटी कम होने की वजह से PL1 मेरे को स्लोप यहाँ मिल जाता है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कमोडिटी X के लिए था, अब मैं यहाँ पे X मेरा सेम है लेकिन Y पहले ज़्यादा खरीदता था, अब मेरा Y क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो क्योंकि Y कॉस्टली हो गया, ठीक है। चलो अब देखो, ये इतना सारा मेहनत जो हम लोग ने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, ये हम लोग ने जो प्राइस लाइन पढ़ा, तो ये किस चीज़ के लिए? तो हमको ढूंढना था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या ढूंढना था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वो क्या चाहता है कि भाई बाकी सब चीज़ें ठीक है, एक रैशनल इंसान, कौन? एक रैशनल इंसान, एक नॉर्मल इंसान क्या चाहेगा? विथ अ गिवन अमाउंट ऑफ इनकम, उसकी फिक्स इनकम है, उसके बीच में वो दो कमोडिटीज़ में अपनी इनकम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि दोनों गुड्स में से उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम होगा और वो उसके बजट के अंदर, इनकम के अंदर भी फिट होना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हम लोग इन डिटेल पूरा बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं। यहाँ तक अगर आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर समझा हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।